हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम हेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉवरेनिटी। अब देखिए, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पावर का कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोस तो यहाँ पर आपको आई में सजेशन आ रहा होगा, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी गई है इंटरनेशनल रिलेशंस की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इसको पढ़ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन में सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी अगर आप समझे तो बेसिकली किसी भी चीज को अगर आप कहते हैं कि इट इज द हाईएस्ट अपकीपर ऑफ लॉ, मतलब हाईएस्ट अपकीपर ऑफ लॉ, मतलब स्टेट को हाईएस्ट अपकीपर ऑफ लॉ माना जाता है। मतलब स्टेट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स है तो वहां पर हर स्टेट जो है अपने आप पे इंडिपेंडेंट है। हर स्टेट के अपने आप में सॉवरेनिटी है। मतलब इंडिया जो है वो यूएस के मामले में कुछ नहीं कह सकता, यूएस इंडिया के मामले में कुछ नहीं कह सकता, साउथ अफ्रीका ब्राजील के मामले में कुछ नहीं कह सकती, ब्राजील साउथ अफ्रीका के मामले में कुछ नहीं कह सकता। इसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, इंटरनेशनल सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरी चीज़ ये होती है इंपॉर्टेंट कि हम जब देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो नेशन सुप्रीम है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ रहे हैं तो नेशन से ऊपर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या किसी की सॉवरेनिटी है? तो नहीं। देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे सब एनार्की है, मतलब किसी की सॉवरेनिटी नहीं है। मतलब सब अपने अपने लेवल पे जो है सॉवरीन है, तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है? एनार्की होती है। अगर हम बात करें कि सॉवरेनिटी का ओरिजिन कैसे होता है, तो सॉवरेनिटी आता है, एक वर्ड आते हैं सुपरनॉस से। सुपरनॉस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अल्टीमेट पावर। सुपरनॉस क्या होता है? अल्टीमेट पावर। अब हम बात करते हैं कि इंटरस्टेट रिलेशनशिप किस तरीके से गाइड होते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। आपको ये तो पता है कि वेस्टफेलिया की ट्रीटी से जो है ये ओरिजिन शुरू हुआ था, उसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हम बहुत बार वेस्टफेलिया 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 पढ़ चुके हैं, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। अभी हम ये समझने वाले हैं कि सॉवरेनिटी का क्या फायदा है। देखिए, सॉवरेनिटी का ये फायदा है कि कोई भी कंट्री कितनी भी छोटी सी क्यों ना हो, चलिए मान लेते हैं यूके। यूके आपको पता है ना कितनी सी कंट्री है? इतनी सी कंट्री है ऑन द वर्ल्ड मैप। ठीक है, थोड़ी गलत हो गई, ये जो है ये इतनी सी कंट्री है, ठीक है, ज़्यादा छोटी हो गई शायद। और इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री। में इंडिया का मैप नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं आपको एक लार्ज साइज बता रही हूँ। तो इंडिया और यूएस का यूके का कंपैरिजन कीजिए, लेकिन यूके जो है ना ही इंडिया को डोमिनेट कर सकती है, ना इंडिया जो है यूके को डोमिनेट कर सकती है। तो ये जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इसका कहने का मतलब है कि यही सॉवरेनिटी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब सारी कंट्रीज आपस में पीसफुल कोएग्जिस्ट करेगी, आपस में फॉर्मल इक्वालिटी मेंटेन करेगी, आपस में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करेगी। मतलब ये जो है इसके मैटर में इंटरवेन नहीं करेगा, ये इसके मैटर में इंटरवेन नहीं कर सकता। ये जो है आपस में जो है एक तरीके का पीसफुल रिलेशनशिप है। और यही ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से उभर कर आया, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सब लोग एक दूसरे के मैटर में घुसते रहेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, वॉर की सिचुएशन आ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सारी कंट्रीज एक दूसरे के इक्वल है, ये चीज़ जो है पर्टिकुलरली सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है स्टैब्लिश करता है। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे जितने भी कॉन्सेप्ट है ये 1648 के ऑनवर्ड्स हम समझते हैं कि इमर्ज होकर आए। वेस्टफेलिया की ट्रीटी से तीन चीज़ें जो है स्टैब्लिश हुई, एक हुई टेरिटरी, एक हुई पॉपुलेशन और एक है सॉवरेनिटी। तो आपको पता है कि पहले कोई टेरिटरी फिक्स नहीं हुआ करती थी कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे अटैक कर रही है, अपना एम्पायर बढ़ा रही है। बट ये टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट आया ना कि एक फिक्स टेरिटरी रहेगी, एक फिक्स पॉपुलेशन रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है क्या कहते हैं रातों रात कम हो जाएगी, रातों रात बढ़ जाएगी। इट मीन्स दैट कि इंडिया की पॉपुलेशन फिक्स्ड है। पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं वो फिक्स्ड है। ऑफ कोर्स ही बात है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है, माइग्रेशन है, वो सब मैं मानती हूँ। मतलब एक पॉपुलेशन एक फिक्स्ड एंटिटी है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स चेंज होगी, बट पॉपुलेशन एक एंटिटी है जो एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करती है। ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद टेरिटरी का कॉन्सेप्ट और उसके बाद सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। और ये जो है सबसे बेसिकली जब 16th सेंचुरी में आपको पता है फ्रांस में जब रिवॉल्ट होता है, उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो शिफ्ट था वो किससे हो रहा था? फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू नेशनलिज्म। अब शिफ्ट होने से पहले, रिवॉल्ट होने से पहले बहुत सारे स्कॉलर्स, मतलब स्कॉलर्स आप कहो, फिलोसोफर्स कहो, जैसे जीन बोर्डिन, उन्होंने सॉवरेनिटी का आइडिया जो है कहीं ना कहीं जो है बढ़ाया। और इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स, इन लोगों ने भी कहा कि हर पर्सन जो है सुप्रीम अथॉरिटी होना चाहिए। और बेसिकली हर, मतलब आज के टाइम पे जो हम सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो उन्होंने जो है उस टाइम पे क्लेम किया।
और आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इन्हीं फिलोसोफर्स के द्वारा जो है कहीं ना कहीं गाइडेड था। मतलब ये फिलोसोफर्स तो अपनी फिलोसफी देके चले गए। जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, आपको पता है 1789 में, जब तक इसमें से कोई भी फिलोसोफर नहीं रहा, ठीक है, 1530 के टाइम पे है, 1588 के टाइम पे है, जब तक इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनके जो फिलोसफीज के बेसिस पे लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। जॉन लॉकी, जीन जैक्स रोजियो, तो बेसिकली वो लोग क्या बताते थे कि एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी आई कि हाँ, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और सिटीजन्स के लिए जो है स्टेट को काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें का जो कॉन्सेप्ट आया, ये सारा कॉन्सेप्ट पहले तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में एक्सप्रेस हुआ। उसके बाद फिर जाकर जो आपको पता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं था, अमेरिका फ्रेंच में एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो साइन हुआ था 1791 में। तो बेसिकली उसमें जो है लिखा गया था कि क्या क्या चीज़ें जो है फ्रांस में रहेगी। तो ये सारे फिलोसोफर्स पहले फिलोसफी अपनी देते हैं और फिर उसके ऊपर बेसिस जो है चीज़ें जो है होती है। तो यही आपको आइडिया जो है देखने को मिलता है। तो इतनी सारी महाभारत करने के बाद आपको क्या समझ में आया? इसके बाद ये समझ में आया कि हमारा जो ये प्रोग्रेस था कि जो फ्यूडलिज्म से हम नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, एक फिक्स्ड टेरिटरी की तरफ जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं जो है एक स्टेट नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका टाइम लगा इसको डेवलप होने में। इसमें स्कॉलर्स लोगों ने, फिलोसोफर्स ने थोड़ा सा जो है दिमाग लगाया और कहीं ना कहीं आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया, और यही आइडियाज़ इन्फ्लुएंस होकर पूरे वर्ल्ड में फैल गए। आप देखेंगे अमेरिका से शुरू हुआ, फ्रांस में फैला, बाकी कंट्रीज़ में फैला, और फिर जाकर जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने सारी कंट्रीज़ अपने आप को क्या बताती है? सॉवरेन बताती है। आज के टाइम पे जितने भी नेशन स्टेट्स हैं अपने आप को क्या बताती है? सॉवरेन बताते हैं। सेकेंडली यहाँ पर हम देखें तो अलग अलग फिलोसोफर्स का सॉवरेनिटी से रिलेटेड डेफिनेशन अलग अलग था। फॉर एग्जांपल इंग्लिश ज्यूरिस्ट जॉन ऑस्टिन की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी एक कंट्री की पार्लियामेंट होल्ड करती है। ठीक है, कंट्री की पार्लियामेंट सॉवरीन है, वही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन अगर मतलब बेसिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ ब्रिटेन ही सुप्रीम हुई, बिकॉज आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसकी पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा सुप्रीम और सॉवरीन होती है। बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन बाकी जितनी भी कंट्रीज होती है उनके अंदर जो पार्लियामेंट होती है उनकी पावर इतनी नहीं होती। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड इतना मतलब कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो उसे जो है अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा सॉवरीन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बिकॉज उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं रिटर्न। दैट इज द पॉइंट। तो आई होप आपको क्लियर है। तो अलग अलग फिलोसोफर्स थे, सॉवरेनिटी की डेफिनेशन अलग अलग थी। कोई कह रहा था सॉवरेनिटी नेशन के पास है, कोई कह रहा है सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के पास है, कोई कह रहा है सॉवरेनिटी लोगों के पास है। अलग अलग तरीके की सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उभर कर आता है। अब हम समझेंगे कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट तो स्टैब्लिश हो गया। अब सोचेंगे आप सारी कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है, हम इंडिया में प्रीएम्बल में क्या लिखते हैं? वी आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी इसके साथ आए। तो बेसिकली क्या चैलेंजेस हमारे साथ आए वो हम समझने वाले हैं। तो चैलेंजेस ये आए कि आपको पता है कि सॉवरेनिटी के इमर्ज होने से आपको देखने को मिला वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया। वॉर तो पहले से होते थे, वॉर इनएविटेबल है। वॉर वॉर जब से दुनिया बनी है, मतलब जब से जो है क्या कहते हैं, हम समझने लगे कि हाँ, इन टर्म्स ऑफ दूसरी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है, हम हमारा वॉर जो है इनएविटेबल है, चलते आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वार 1 ही दुनिया का पहला वॉर था। ठीक है, बहुत सारे वॉर्स पहले हुए हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उस टाइम तक के नेशन स्टेट्स डेवलप हो चुके थे। ठीक है, और नेशन स्टेट्स अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वॉर कर रहे थे, तो इसलिए हम इसे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है, एनार्की तो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, आपको पता है ना एनार्की किसे कहते हैं? एनार्की मतलब कहते हैं विदाउट रूल। तो इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है, तो हर इंसान मतलब हर स्टेट अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? वॉर करेगा डेफिनेटली, और क्या करेगा? और वॉर जब तक चलते रहेगा तो क्या पीस मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरत है? इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? रूल्स बनाएगी, लॉज बनाएगी। अब ये इंटरनेशनल लॉज क्या है? इंटरनेशनल लॉज कौन बनाएगा? पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम बता दूं। यूनाइटेड नेशंस, नेटो, आशियान, आशियान जिसे आप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ईयू, ये सब लॉज बनाएगा। ठीक है, लॉज बनाएगा तो क्या?
तो क्या मतलब ये कि जब इंडिया की और हर एक कंट्री की, हर एक नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी थी, मतलब उससे ऊपर कोई लॉ नहीं था। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनने लग जाएगा, मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा। कि अब इंटरनेशनल लेवल पे आप समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अब कंट्री के लॉ के ऊपर भी कोई लॉ रहेगा, और इसे ही जो है हम कहीं ना कहीं कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की जो आइडिया जेरेमी बेंथम ने कॉइन अप किया था, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। और इंटरनेशनल लॉ से क्या फ़ायदा? इंटरनेशनल लॉ से ये फ़ायदा कि आप पीस मेंटेन कर पाएंगे, मतलब आप कहेंगे कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वॉर वॉर नहीं करेगी, ये चीज़ जो है आप मेंटेन करेंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि इससे जो कंट्री की सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं जो है चैलेंज हो जाएगी। देखा जाए तो एक तरीके से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आपको पता है जब से यूएन बना है हमने दूसरा वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे वेपन्स हो चुके हैं कि अगर हमने थर्ड वर्ल्ड वार देखा तो हमारा जो है पूरा वर्ल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा, बेसिकली क्योंकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम ऑन द कॉन साइड देखें तो हमें समझ में आएगा कि नेशन स्टेट्स को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि उनके सॉवरेनिटी पे चैलेंज उठ रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है कहीं ना कहीं उनके सॉवरेनिटी पे कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन आपने देखा, ग्लोबलाइजेशन के लिए डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को फोर्स किया था, और अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए भी डब्ल्यूटीओ ने अपने इंडिया को ओपन फोर्स किया था। वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी फोर्स किया गया। डेफिनेट सी बात है कि ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है, ये सारी कंट्रीज को जो है डोमिनेट किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ कंट्रीज का दबदबा चलते रहता है, जैसे कि यूएस वगैरह का दबदबा जो है चलते रहता है। मतलब यहाँ तक के कि अगर कोई स्टेट ने जो है बात नहीं मानी यूनाइटेड नेशंस की, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने लग गया, या फिर कोई जीनोसाइड किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी ने जीनोसाइड किया था, उस टाइम पे तो हमने ध्यान नहीं दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने। बट अब जाकर अगर कोई भी कंट्री इस तरीके का काम करती है तो उस पर जो है उसकी सॉवरेनिटी पर अटैक हो सकता है, उसको ऑक्यूपाई भी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो एक बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं जो है हमारे नेशनल मैटर्स में जो है इंटरफेयर करेगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसमें स्टेट खुद मानती है कि चलो हम भी है ना इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम हमारी सॉवरेनिटी का कुछ पार्ट जो है देते हैं। कैसे? मतलब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया 2012 में, जिसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस एमिशन कितना आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम बता सकते हैं कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स होती है जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की, स्पेशली जैसे कि यूएस, चाइना, इंडिया। इंडिया डेवलप नहीं है बट इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जो है बहुत मुश्किल होगा कि एक ग्रीन हाउस कैप उसके ऊपर लगा दिया जाए कि इतना ग्रीन हाउस कैप वो जो है मतलब इतना जो है एमिट कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा उसने एमिट किया तो फिर उस पर फाइन वगैरह लग सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के इंटरनेशनल ऑर्डर से कहीं ना कहीं हर कंट्री की सॉवरेनिटी पे जो है चैलेंज उठता है, और यही हमको जो है पढ़ने का मकसद था। ठीक है। तो कुछ चीज़ों में तो हम जो है कहीं न कहीं हमारी सॉवरेनिटी खुद हमारे हिसाब से जो है हम देते हैं, ठीक है, लैंड करते हैं, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसमें हम कहीं न कहीं जो है अपने मर्ज़ी से नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूटीओ का जुड़ने का पार्ट ह जुड़ना चाहते थे हम, ये हमारी मर्ज़ी थी। बट उसके बाद अगर हम बात करें कि डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्री की तरफ नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री की तरफ बायस्ड है। तो ऐसे डिसीजंस हम देखते हैं तो हम इस डिसीजन को फॉलो नहीं करना चाहते, बट अगर क्योंकि हम वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ का पार्ट बन चुके हैं अब हमें इसे फॉलो करना होगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको जो है क्लियर है कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं कुछ पावरफुल कंट्रीज़, कुछ जो है कम पावरफुल कंट्रीज़ का फ़ायदा आज भी उठा रही है। आज जो है तरीका चेंज हो गया है, तरीका जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो गया है, बट फिर भी जो है आज के टाइम पे भी न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म जो है एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे एम्पायर के बारे में।